हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज की लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के विभिन्न भागों के बारे में। जो हमारे संविधान में विभिन्न भाग हैं इसके, जो इस शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था तब संविधान में 22 भाग थे और आज के डेट में 25 भाग हैं संविधान में। उसी भाग के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक एक भाग में संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है और किन बातों के लिए प्रावधान किया गया है। तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग देखते हैं जो संविधान का पहला भाग है, जो संविधान का पहला भाग है हमारे संविधान का, उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। तो संविधान के पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है और यह अनुच्छेद 1 से 4 के बीच इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 1 से 4 के बीच। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में मतलब क्या। तो सबसे पहले यह बात किया गया है कि संघ क्या है, मतलब जो संघ है हमारा उसका नाम क्या है। तो संघ का नाम क्या है, तो संघ का नाम कहा गया है इंडिया या भारत। तो संघ का नाम क्या दिया गया है, इंडिया या भारत। और साथ ही साथ जो इंडिया या भारत है उसके कई सारे जो कैरेक्टरीज है, उनकी जो पूरी कैरेक्टरी है उसके बारे में बात की गई है कि उसका जो राज्य क्षेत्र होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, उसके जो राज्य हैं वह कौन कौन से होंगे, उसके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके बारे में बात की गई है और इसके बारे में अनुच्छेद 1 से 4 के बीच बात की गई है। इसी तरह जब हम भाग 2 में जाते हैं तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात की गई है और यह अनुच्छेद 5 से 11 तक व्यवस्था है। नागरिकता में यह बात की गई है कि कौन व्यक्ति नागरिक होगा। सबसे पहले तो यह बात की गई है कि कौन होगा जो नागरिक होगा। अगर किसी को नागरिकता देनी है तो नागरिकता देने के लिए क्या व्यवस्था होगी, और अगर किसी से नागरिकता वापस लेनी है, नागरिकता छीननी है, तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे। यह अनुच्छेद 5 से 11 के बीच व्यवस्था की गई है। इसी तरह भाग 3 में जब हम जाते हैं तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। तो संविधान के द्वारा देश के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 थे लेकिन उसमें से संपत्ति के अधिकार को बाद में हटा दिया गया। अभी 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे और 7वां जो था यह था संपत्ति का अधिकार। 7वां अधिकार क्या था, संपत्ति का अधिकार। लेकिन इसको जो है अब हटा के और 300A के अंतर्गत इसे मात्र कानूनी अधिकार के रूप में, इसको अभी जो है कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। तो जो हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन अभी 6 मौलिक अधिकार हैं और जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको अभी संविधान के मौलिक अधिकार से हटाया गया है, लेकिन अनुच्छेद 300A के अंतर्गत इसको कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। अगला भाग है हमारा भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है। भाग 4 में राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक इसके लिए व्यवस्था की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जिसको राज्य जब भी कोई कानून बनाए, जब भी कोई नियम बनाए, उस समय ध्यान रखेगी ताकि जो जनता है, देश की जनता है, उसका अधिक से अधिक कल्याण किया जा सके। मतलब यह है कि जो आप कोई भी कानून बनाने वक्त इन सिद्धांतों को ध्यान रखें ताकि जनता का अधिक से अधिक कल्याण किया जा सके और जनता की अधिक से अधिक भलाई की जा सके। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो भाग 4 में दी गई है और इसका प्रावधान जो है वह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। इसी तरह जो मौलिक अधिकार है इसका प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 4 के ही अंतर्गत भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है और इसके लिए अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है। यह शुरू में संविधान में नहीं था, इसकी व्यवस्था 1976 में की गई और जब यह 1976 में किया गया था तो इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था जो कि 42वां संविधान संशोधन था। और मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की जो सिफारिश थी वो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। किस समिति ने की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने की थी और इस प्रावधान को रूस के संविधान से लिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो हमारा संविधान 1950 में जब लागू हुआ था तब कोई प्रावधान नहीं था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, भाग 4A में जोड़ा गया अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। और
मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी और मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। इसी तरह भाग 5 की जब हम बात करते हैं तो भाग 5 संघीय सरकार के बारे में बात करती है, मतलब केंद्र सरकार के बारे में बात करती है, भारत सरकार के बारे में बात करती है। और इसके लिए अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 के बीच व्यवस्था की गई है। इसको 5 अध्याय में बांटा गया है। जो संघीय सरकार है, संघीय सरकार को 5 अध्याय में बांटा गया है और ये 5 अध्याय के अंतर्गत विभिन्न अनुच्छेद में इसके बारे में व्यवस्था की गई है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक जो भी प्रावधान है वह संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार से संबंधित है। संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार से संबंधित है, जिसके अध्याय 1 में कार्यपालिका के बारे में बात की गई है और कार्यपालिका के बारे में अनुच्छेद 52 से 78 तक बात की गई है। अध्याय 2 में संसद की बात की गई है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात की गई है। अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका की बात की गई है और अध्याय 5 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। तो भाग 1 में जैसे कार्यपालिका की बात की गई, तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो जो हमारे देश में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्यपालिका संबंधित काम करते हैं। तो भाग जो संघीय सरकार के प्रावधान है भाग 5 के अंतर्गत, उसको 5 अध्याय में बांटा गया है, जिसमें कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, न्यायिक, संघीय न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में प्रावधान किया गया है। भाग 5 में संघ के बारे में मतलब केंद्रीय सरकार के बारे में और भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान अनुच्छेद 152 से 237 के बीच दिया गया है। भाग 7 में एक ही अनुच्छेद था, अनुच्छेद 238, और इसको अभी डिलीट कर दिया गया है। तो फिलहाल इसको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह प्रावधान पहले थे, अब नहीं है। जब राज्य सरकार के बारे में बात हो गई भाग 6 में, तो भाग 8 में जाकर संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र मतलब यह भी कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र द्वारा शासित प्रदेश हैं उसके बारे में बात की गई है भाग 8 के अंतर्गत। भाग 9 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात की गई है। भाग 9 के अंतर्गत जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं, जो हमारे लोकल गवर्नमेंट हैं, जो स्थानीय स्वशासन की सरकार है जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, उसके बारे में बात की गई है भाग 9 के अंतर्गत और अनुच्छेद 243 में इसमें बात की गई है। तो ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो प्रावधान है वह पंचायती राज, नगर पालिका और सहकारी समितियों से संबंधित है। अगर सिर्फ 243 पूछते हैं तो उस केस में पंचायती राज ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर अनुच्छेद 243 पी से जेड जी इस तरह का कुछ पूछे तो नगर पालिका आ जाएगा। तो भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज, भाग 9A के अंतर्गत नगर पालिका और 9B के अंतर्गत सहकारी समितियाँ। इसमें हम एक चीज़ कॉमन देखते हैं कि जो भाग 9 है, 9A और 9B, इस तीनों में पंचायती राज, नगर पालिका और सहकारी समितियाँ, ये तीनों ही एक तरह से स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, नगर पालिका शहरी क्षेत्रों के लिए और सहकारी समितियाँ शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामूहिक रूप से किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो समितियाँ बनाई जाती है उससे संबंधित है। तो यह ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में व्यवस्था की गई है। जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं या जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं उसके बारे में भाग 10 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बात की। जैसे हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसके लिए भाग 11 में व्यवस्था दी गई है। और जो संबंध है वो उसमें एक तो विधायी संबंध हो गया और दूसरा प्रशासनिक संबंध हो गया। विधायी संबंध मतलब कि जो कानून बनेंगे, विधायी संबंध मतलब जो कि कानून बनेंगे या जो नियम बनेंगे वो किस सब्जेक्ट पे, किस विषय पर कौन सा नियम केंद्र बना सकती है, किस विषय पर कौन सा नियम या कौन सा कानून राज्य बना सकती है,
इस संबंध के बारे में बात की गई है। फिर आगे अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध है कि कौन से सब्जेक्ट केंद्र सरकार के प्रशासन में रहेंगे, कौन से विषय राज्य सरकार के प्रशासन में रहेंगे और किस तरह से इसका प्रशासन दोनों मिलकर चलाएंगे। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, विधायी संबंध हो या प्रशासनिक संबंध हो, इसके बारे में इसके बारे में भाग 11 में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है जैसे भाग 12। तो भाग 12 के अंतर्गत वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद, इसके बारे में बात की गई है कि जो मतलब संपत्ति होगी, जो सरकारी संपत्ति होगी, या जो अनुबंध होंगे या जो वाद होंगे, केंद्र और राज्यों के बीच जो भी संबंध होंगे, फाइनेंशियल रिलेशन, जो भी वित्तीय संबंध केंद्र और राज्यों के बीच होंगे, या जो नागरिकों की संपत्ति से संबंधित संबंध होंगे, यह सभी भाग 12 के अंतर्गत दी गई है। और ध्यान रखेंगे इसी भाग 12 में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार था, इसको भी रखा गया है और यह अभी कानूनी अधिकार है। तो जो संपत्ति का अधिकार है वह भाग 12 के अंतर्गत रखा गया है अनुच्छेद 300A में, और यह अभी संपत्ति का अधिकार है। जो यह अभी संपत्ति का अधिकार है, यह अभी कानूनी अधिकार है। अब भाग 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बात की गई है। मतलब जो भी व्यापार व्यवसाय है लेकिन वह भारत के अंदर हो, जो भारत की सीमा रेखा है उसके अंदर जितने भी व्यापार व्यवसाय हैं उस सभी के बारे में भाग 13 में व्यवस्था की गई है। देश के बाहर के व्यापार के बारे में व्यवस्था आगे की गई है, लेकिन भाग 13 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आंतरिक व्यापार के बारे में बात करता है। किसके बारे में? आंतरिक व्यापार। जो आंतरिक व्यापार है, देश के अंदर व्यापार व्यवसाय है, उसके बारे में भाग 13 में व्यवस्था की गई है। भाग 14 बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत संघ और राज्यों के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं उसके बारे में बात की गई है। तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उसके बारे में भाग 14 के अंतर्गत बात की गई है। और इसीलिए जो लोक सेवा आयोग हैं या जो अलग अलग रिक्रूटमेंट है उस सभी के बारे में अनुच्छेद 14 में ही है। और अनुच्छेद 14 के अध्याय 2 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 315 से 323 के बीच दिया गया है। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि लोक सेवा आयोग जो है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्यों के लोक सेवा आयोग हो, इसका प्रावधान भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 के बीच किया गया है। तो अनुच्छेद 315 से 323 के बीच संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उसमें से लोक सेवा आयोग, स्पेशली लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत है और भाग 4 के अंतर्गत है, भाग 14 के अंतर्गत है। और इसी तरह भाग 14A के अंतर्गत बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 14A के अंतर्गत जो न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स हैं, जो न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स है, उसकी व्यवस्था की गई और इसके लिए 2 आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल 323A और 323B। तो 2 आर्टिकल के माध्यम से, 2 अनुच्छेदों के माध्यम से न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था की गई और इन ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था संविधान संशोधन के माध्यम से की गई। और इन दोनों ही ट्रिब्यूनल्स में एक तो होता है जो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स हैं और दूसरा जो अन्य ट्रिब्यूनल्स है उसकी व्यवस्था की गई है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है, भाग 14A ध्यान रखिएगा। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और है कि भाग 15 में निर्वाचन के बारे में व्यवस्था की गई और इसके लिए अनुच्छेद 324 से 329A तक में प्रावधान दिया गया है। तो इसी भाग 15 में निर्वाचन की चूंकि व्यवस्था की गई, तो निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग की ज़रूरत है। निर्वाचन के लिए किसकी ज़रूरत है? चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग से संबंधित सारे प्रावधान निर्वाचन के अंतर्गत ही अनुच्छेद 324 से 329A के बीच दिए गए हैं। तो भाग 15 ध्यान रखिएगा। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा। अब जो इम्पोर्टेंट है वह है भाग 17। भाग 17 में राजभाषा के संबंधित प्रावधान किया गया है। भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया और इसके लिए अनुच्छेद 343 से 351A तक में व्यवस्था की गई है। भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा भाग 18। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान किया गया है और इसके लिए अनुच्छेद 352 से 360 तक में व्यवस्था की गई है।
जब हम लोग संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था है। अनुच्छेद 352 में किसकी है? राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, और इसी के बीच में एक आता है 356, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन। जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगते हैं उसकी व्यवस्था अनुच्छेद 356 में की गई है। तो भाग 18 के अंतर्गत जो भी आपातकालीन प्रावधान है संविधान में वह भाग 18 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच दिए गए हैं। भाग 19 में मिसलेनियस है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यह ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग 20 संविधान में जो संशोधन होता है उसका प्रावधान भाग 20 में दिया गया है और इसके लिए एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। तो अगर संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो, जो संविधान संशोधन है वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भाग 20 में व्यवस्था इसके लिए दी गई है। तो भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से, तो यह भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। मतलब जब यह ट्रांजिशन चल रहा था, सत्ता हस्तांतरण का, सत्ता लागू हो रही थी, जो हमारी सरकार बनी थी, तभी भारत गणतंत्र घोषित हुआ था, उस दौरान जो भी तत्काल व्यवस्थाएं की गई थी, अस्थायी व्यवस्थाएं की गई थी, वह भाग 21 में दिए गए थे। और इसी तरह भाग 22 के अंतर्गत जो संविधान है उसका संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और हिंदी में जो इसका आधिकारिक पाठ जारी होगा, और कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसको निरस्त किया जाएगा, वह सभी भाग 22 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो भाग 21 और 22 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 22 वैसे भी लास्ट भाग था उस समय का, तो उसमें वही दिए गए हैं कि संविधान का संक्षिप्त शीर्षक क्या होगा, संविधान का प्रारंभ कहाँ से होगा, हिंदी में इसका जो पाठ आएगा वो किस तरह का होगा, और कुछ जो प्रावधान है जिसको खत्म करना है आगे चलकर, उससे संबंधित प्रावधान दिए गए थे। तो ये संविधान के 22 भाग के बारे में हम लोग देखें, और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, और वही भाग खास करके हमें याद रखने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, 4A मौलिक कर्तव्य, 5 केंद्र सरकार, 6 राज्य सरकार, 8 संघ राज्य क्षेत्र, 9 पंचायती राज। ये 9 वाला जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 में पंचायती राज, 9A में नगर पालिका और 9B में सहकारी समितियाँ। इसके बाद आप सीधा आ जाइए यहाँ पर भाग 14। भाग 14 में खास करके जो हमारा लोक सेवा आयोग है इसके लिए पूछ देता है कई बार। तो भाग 14 में लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 से 323। तो भाग 14 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। भाग 14A न्यायाधिकरण, यह भी इम्पॉर्टेंट है। भाग 15 निर्वाचन, निश्चित ध्यान रखिएगा क्योंकि 324 से 329A के अंतर्गत ही चुनाव आयोग का भी प्रावधान है, निर्वाचन से संबंधित है। तो भाग 15 इम्पॉर्टेंट है। भाग 17 राजभाषा के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। और भाग 20 क्योंकि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके लिए भाग 20 में प्रावधान किया गया है, और एक आर्टिकल है इसके लिए, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। ठीक है, तो आज हम लोग संविधान के जो भाग हैं, 22 भाग हैं, उसके बारे में पढ़ें। आगे हम लोग संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और इस तरह से इस लेक्चर को, सीरीज को जो है आगे बढ़ाते चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।